आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम किसान की बात। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप सभी 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। जो मेहनत से बिल्कुल नहीं डरता है वो है हमारा किसान, जो हर मौसम में काम करता है। जी हाँ, ये है हमारा किसान। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम किसान की बात पे। एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आपके साथ, हूँ आरती और मैं हूं रजनीश। आरती, देखिए, हमारे इस कार्यक्रम का किसान की बात का ये उद्देश्य रहता है, हम किसान के लिए बात करें और किसान की बात करें ताकि किसानों तक जो हम पहुंचाना चाहते हैं वो पहुंचा सकें। और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हैं डॉक्टर राज सिंह, जो कि विभागाध्यक्ष हैं सस्य विज्ञान यानी कि एग्रोनॉमी, जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से हैं। और हमारा जो विषय रहेगा वो है ग्रीष्मकालीन जुताई एवं विधि। और इस बारे में जो हमारे किसान भाई हैं वो हम से अपनी बात कह सकते हैं। अगर उनको कोई जानकारी चाहिए इस विषय पे तो वो हमसे पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब उसका सीधा आपको जवाब देंगे और सीधा आपकी बातों को समझेंगे और आपके जो भी आपका हल होगा उस समस्या का उसको जरूर बताएंगे। और इसके लिए आरती, नंबर क्या है? जी हाँ, बिल्कुल, नंबर आपको बता देते हैं। हमारा दिल्ली का जो STD कोड है वो है 011, जरूर डायल कीजिएगा। इसके बाद फोन नंबर है 23421081 और आप चाहें तो हमें मैसेज भी कर सकते हैं। मैसेज करने के लिए आप टाइप कीजिएगा गोल्ड GOLD, स्पेस दीजिएगा, अपना मैसेज लिखिएगा, स्पेस देकर अपना नाम और अपनी जगह के नाम के साथ हमें भेज दीजिएगा 53010 पर। तो स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब आपका इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो साथियों, आपको बता ही चुके रजनीश की हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर राज सिंह जी। और आज जो हम विषय लेकर आए हैं, ग्रीष्मकालीन जो समय चल रहा है उसमें जुताई की आवश्यकता और साथ ही विधि, इससे जुड़ा जो भी प्रश्न है आपको नंबर बता दिए, फौरन आप कॉल करें और हम इंतजार है जब तक आपके फोन कॉल आते हैं। हम क्यों ना शुरुआत करें क्वेश्चंस की। जी, और आरती, देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। मुझे लगता है कि किसान भाई बहुत सारी जानकारी उनके पास होंगी भी, लेकिन नई जानकारी हमारी कोशिश रहती है कि नित्य नई जानकारी हम जो भी हमारे कृषि अनुसंधान संस्थानों में जो भी रिसर्च होता है, अनुसंधान होता है, उसके माध्यम से हम अपने किसान भाइयों तक पहुंचे। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसे अभी रबी की फसलों की कटाई हो चुकी है और अधिकतर ज़मीन खाली है और आगे खरीफ ऋतु आने वाली है, तो उससे पहले जो खाली जमीन की जुताई क्यों आवश्यक है? जी, ये आपका बहुत ही अच्छा सवाल है। जैसा कि हम जानते हैं, भूमि प्रकृति की अनमोल देन है। जो जमीन के ऊपर की परत होती है उसको भूमि कहते हैं। इसमें 25% पानी, 25% हवा, 45% मिनरल्स यानी कि खनिज लवण ये होते हैं और 5% इसमें कार्बनिक पदार्थ होता है। और ये सब मिलकर जो हम बीज बोते हैं उसकी वृद्धि और बढ़वार के लिए बहुत आवश्यक होते हैं और पौधे को बढ़वार के लिए उचित वातावरण प्रदान करते हैं। लेकिन आवश्यकता होती है कि पौधे की बढ़वार अच्छी कैसे हो। उसमें आवश्यकता है, जैसे आपने बताया, जुताई करने की। ग्रीष्मकालीन जुताई के लिए अभी किसान भाइयों के काफी खेत खाली हैं और इन खाली खेत में अगर हम ऐसा ही छोड़े रखें तो इसका क्या होगा कि जब बारिश आएगी उससे जो पानी आएगा वो पानी अधिकतर बह के चला जाएगा। तो इस पानी का अधिक से अधिक सदुपयोग करने के लिए आवश्यक है कि किसान भाई एक जुताई कर दें। जुताई गहरी होनी चाहिए और किसान भाई ध्यान रखें कि जो भी जुताई करें वो ढाल के विपरीत दिशा में करें, ढाल के समानांतर ना करें, क्योंकि अगर ढाल के समानांतर करते हैं तो भूमि का कटाव होने की अधिक आशंका रहती है और जो हमारी भूमि जो उपजाऊ होती है वो कटाव के साथ बहकर चली जाती है। इसलिए समांतर रूप से जुताई करना नहीं चाहिए, उसके विपरीत करना चाहिए। और इससे ये फायदा होगा कि जो भी बारिश का अधिक से अधिक पानी जो मिलेगा वो जमीन में ही एकत्र होगा। एक कहावत भी है कि खेत का पानी
खेत में, यानी कि हम अधिक नमी संचित करना चाहते हैं तो जो खेत में वर्षा के द्वारा पानी मिलता है वह खेत में ही संचित होना चाहिए, और उसके लिए ग्रीष्मकालीन जुताई बहुत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त जो पानी होता है और हम जुताई करते हैं तो भूमि की जो संरचना है उसमें सुधार होता है। सुधार के साथ साथ उसमें पानी धारण करने की क्षमता होती है, उसमें जो खरपतवार होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और कुछ कीड़े और बीमारियां ऐसी होती हैं जब हम भूमि की जुताई करते हैं तो गर्मी में जब तापमान अधिक होता है उस तापमान से वो काफी जो बीमारी एवं कीड़े वो नष्ट हो जाते हैं, जिससे जमीन की अच्छी उपजाऊ बनेगी, अच्छी जो हम फसल बोएंगे वो उसमें कीड़े और बीमारी नहीं लगेगी। इसके अतिरिक्त और भी कई फायदे हैं। जमीन इस तरह की हो जाती है जब हम खरीफ ऋतु में बीज बोएंगे तो उसकी जड़ों का अच्छा विकास होगा, और जो हम उर्वरक एवं नमी यानी कि पानी खेत में देंगे उसका पौधों को पूर्ण लाभ मिलेगा। जी, तो जैसा कि डॉक्टर साहब आपने बताया कि जब हम जुताई करते हैं तो कहीं ना कहीं कीट हो गए, उसमें रोग हो गए, और जो खरपतवार होते हैं उसका भी समाधान मिल जाता है, कहीं ना कहीं काफी हद तक ठीक हो जाता है। लेकिन डॉक्टर साहब एक बात ये भी, हमने भी बहुत से विशेषज्ञों से जब बात करते हैं और भी जगह सुना है, जो हमारे देहाती हमारे जो किसान मित्र हैं सभी से सुना है, कहते हैं खेत खाली नहीं छोड़ना चाहिए। जी, तो ये कैसे कि खेत खाली भी नहीं छोड़ना, जुताई भी करना आवश्यक है, तो इसका अंतराल कैसे समझ में आएगा? हाँ, ये आपने सही कहा है, क्योंकि अगर हम खेत खाली छोड़ेंगे तो गर्मियों की ऋतु में हवा तेज चलती है और खेत खाली रहता है, और उसके हमने ठीक से जुताई नहीं की, और जो उसमें बारिश आती है मिट्टी को गीला और वो सूखा करने से उसकी जो भूमि की संरचना में सुधार होता है, और पौधे को जो उचित बढ़वार के लिए जो वातावरण मिलता है उसका फर्क फसल की बढ़वार एवं पैदावार पर पड़ता है। इसलिए भूमि को खाली ना छोड़ के भूमि की इस रक्षा के लिए, यानी कि अगर हम खाली ऐसे ही छोड़ दें तो उसमें मिट्टी कटाव के अधिक चांस रहते हैं, उसमें खरपतवार उगने के अधिक चांस रहते हैं, तथा जो कीड़े एवं बीमारी जो पहली फसल में लगे और यदि उनके जीवाणु उसमें रहेंगे तो वो और अधिक ज्यादा होने की संभावना रहती है। इसके अतिरिक्त जब हम जुताई करते हैं, जो मिट्टी में जीवाणु होते हैं, लाभदायक जीवाणु होते हैं, उनको हवा अच्छी तरीके से मिलेगी, उनको पोषक तत्व अच्छी तरीके से मिलेगा और उनकी ज्यादा संख्या बढ़ेगी, जिसका फायदा हमारी फसल की वृद्धि एवं बढ़वार को मिलेगा। जी, तो डॉक्टर साहब कुल मिला के आप ये कहना चाहते हैं कि उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यानी कि पानी को जो समाहित करने की क्षमता है वो काफी बढ़ेगी। जी जी, तो उसका और क्या फायदा हो सकता है? हाँ जी, अगर खेत में नमी धारण करने की क्षमता बढ़ेगी तो जो हम बीज बोए हैं उसको अधिक उगने में जल्दी से जल्दी उगेगा, और जो बीज उगेगा उसकी जो जड़ों का जो निर्माण होगा वो अच्छी तरीके से होगा, जड़ें गहराई में जाएंगी आसानी से, और भूमि में जो नमी होगी उस नमी को अच्छी तरीके से ये जड़ें धारण करेंगी। नमी के साथ साथ जो पोषक तत्व देंगे उनके द्वारा भी पौधा जो उन पोषक तत्वों को अच्छी प्रकार से धारण करेगा, जिससे कि पौधे की बढ़वार अच्छी होगी। जी डॉक्टर साहब, एक बात ये भी है कि हमने बात कर ली कि किस तरह से जुताई करनी जरूरी है, बहुत आवश्यकता होती है इसकी जी। लेकिन जुताई के भी क्या विभिन्न तरीके होते हैं या सिंपल एक जुताई ही होती है? नहीं, जुताई वैसे सामान्य तौर पर देखें तो कई प्रकार की होती है। सबसे पहले एक प्राथमिक जुताई होती है, यानी कि जब फसल काटी तो हमने एक जुताई कर दी, इस जुताई को गहरी जुताई करते हैं, जिससे कि भूमि की जो ऊपरी जो परत होती है वह टूट जाती है और जो पानी है वो अधिक से अधिक भूमि में ही संचित हो। इसके अलावा जो सेकेंडरी यानी कि द्वितीय जुताई जो होती है उसके द्वारा भूमि को हम भुरभुरी बना देते हैं, जिससे कि पौधे की बढ़वार के लिए अच्छा वातावरण मिल सके और पौधे की अच्छी बढ़वार हो सके। इसके अतिरिक्त अभी एक जुताई जो कंजर्वेशन टिलेज कहते हैं हम, जिसको संरक्षित जुताई कहते हैं, इसका बहुत अच्छा प्रचलन चल रहा है, क्योंकि किसान भाई क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि ज्यादा जुताई देने से फसल की बढ़वार अच्छी होगी, लेकिन ज्यादा जुताई देने से भी नुकसान भी हैं। एक तो सबसे बड़ा नुकसान यही है कि हम अधिक संसाधन खर्च करते हैं, यानी कि बार बार जुताई करेंगे तो उसमें डीजल और हमारी जो मजदूरी है वो अधिक लगेगी। दूसरे, भूमि की संरचना में परिवर्तन होता है। जब भूमि के कणों को बार बार जुताई करेंगे तो उनका आकार
छोटा होता चला जाता है और मिट्टी में एक हार्ड लेयर बनने लगती है, जिसके कारण जैसा अभी हम बात कर रहे थे पानी धारण करने की क्षमता उसकी कम होती है, उसमें जो पानी का रिसाव है जमीन में वो प्रभावित होता है। इसके अलावा भूमि में जो लाभकारी जीवाणु हैं बार बार जुताई करने से उनकी संख्या प्रभावित होती है। तो इसलिए किसान भाइयों को चाहिए कि अधिक जुताई ना करके जितनी जरूरत हो संरक्षित जुताई उतनी करे, जिससे कि मिट्टी की उचित बनावट भी बनी रहे, उसमें पानी धारण करने की क्षमता भी बनी रहे और उसकी उर्वरा शक्ति भी बनी रहे। इसके अलावा एक जुताई जो अभी शून्य जुताई जिसे हम कहते हैं, यानी कि जीरो टिलेज, ये जीरो टिलेज ये पद्धति आजकल अभी बहुत प्रभावी सिद्ध हो रही है। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम वहीं जुताई करते हैं जहां फसलों की बुवाई करते हैं, बाकी जो क्षेत्र है उसमें जुताई नहीं करते। इससे भूमि में ऑर्गेनिक पदार्थ यानी कि कार्बनिक पदार्थ की अधिक मात्रा बढ़ेगी, भूमि का कटाव से बचाव होगा, उसमें पानी धारण करने की क्षमता अधिक बढ़ेगी और सबसे अधिक फायदा होगा कि भूमि में जीवाणुओं की संख्या अधिक बढ़ती है तथा उसमें खरपतवार जो उनके बीज होते हैं वो भूमि के ऊपर परत पर ही अधिकतर पड़ते हैं और उनको हम आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। जी, तो डॉक्टर साहब आपने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं और उम्मीद है हमारे सारे जो जितने भी श्रोता हैं, जितने भी किसान मित्र हैं, इनका पूरा लाभ उठाएंगे और सुन रहे होंगे बड़े ध्यान से। और एक बार आपको बता देते कि ये फोन इन कार्यक्रम है, तो आप सीधे फोन करके भी पूछ सकते हैं। और देखिए हम आपके फोन का इंतजार कर रहे हैं, डॉक्टर साहब भी कर रहे हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है इस विषय से जुड़ी तो आप हमें पूछ सकते हैं और डॉक्टर साहब अभी आपका तुरंत उसका आपको जो भी उचित समाधान होगा वो बताएंगे। और जो हमारा फोन नंबर है वो है 011 जो STD कोड है और जो फोन नंबर है वो है 23422108 जी हाँ। मैं नंबर एक बार फिर दोहरा देता हूं 23422108 जी हाँ। और मिलते हैं आप सभी से एक छोटे से संदेश के बाद। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। और साथ ही जैसे कि आप जानते ही हैं, जुड़े हुए आप सभी कार्यक्रम किसान की बात के साथ। रजनीश, बहुत ही एक आजकल लगातार पिछले कई दिनों से क्या कहूँ मैं, लगातार सरकार नित्य नए कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, बहुत सी योजनाएं लेकर आ रही है जो हमारे कृषक मित्रों के लिए काफी लाभकारी सिद्ध हो रही है। तो इसी के बीच कृषक समुदाय के बीच किसान ड्रोन को तेजी से अपनाने और प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न मुद्दों और चुनौतियों का समाधान करने के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान ड्रोन का प्रसार, मुद्दे, चुनौतियां और आगे का रास्ता, इस पर 1 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन AP शिंदे हॉल NASC कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में किया गया। और इसका उद्देश्य एकमात्र यही है कि किसान ड्रोन पर जो जितने भी हितधारक है जैसे किसान हैं, इन सबको किसान ड्रोन जमीनी स्तर पर बढ़ावा देने और अपनाने के लिए नेटवर्क इकोसिस्टम का निर्माण करना। उसके साथ बहुत सारी बातें हैं, क्या कुछ है आइए सुनते हैं हमारी इस आने वाली इस चर्चा में, जिसमें बता रहे हैं केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी क्या कुछ बता रहे हैं इस सम्मेलन के आयोजन में। सुनते हैं। और आज नई टेक्नोलॉजी किसान तक पहुंचे, इस दृष्टि से ड्रोन के उपयोग पर यह देशव्यापी विचार विमर्श हो रहा है। इस विमर्श के दौरान आगे के 2 सत्रों में ड्रोन का उपयोग, चुनौतियां, मुद्दे, कठिनाइयां, ऐसे सभी विषयों पर विचार विमर्श होगा और जो निष्कर्ष आएंगे उन निष्कर्षों पर कृषि मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, डेयर सभी लोग मिलकर विचार करके उन कठिनाइयों को दूर करने का प्रयत्न करेंगे, जिससे कि हमारा ये अभियान बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ सके।
कृषि हमारे देश का मुख्य व्यवसाय है। कृषि व्यवसाय भी है, आजीविका भी है और लगभग आधी से अधिक आबादी कृषि पर आजीविका और रोजगार के लिए भी निर्भर करती है। समय के साथ बदलाव की आवश्यकता रहती है और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि भारत की संस्कृति ने प्रगति के लिए बदलाव पर विचार विमर्श और उसको अपनाने की प्रक्रिया प्राचीन काल से ही बनाकर रखी है। कृषि का क्षेत्र हम सब के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यह क्षेत्र अगर मजबूत होगा तो किसी भी प्रतिकूल परिस्थितियों में कृषि हमारे भोजन के उपयोग की वस्तुएं तो हमें उपलब्ध कराएगी ही, लेकिन कृषि की अर्थव्यवस्था प्रतिकूल परिस्थिति में भी हम सब लोगों को खड़े रहने का सामर्थ्य प्रदान करेगी। जहां एक और प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश ग्रामीण क्षेत्र में जाए, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इजाद किया और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नहीं, पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए 15,000 करोड़ रुपया, मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए 20,000 करोड़ रुपया, छोटी फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए 10,000 करोड़ रुपया, हर्बल खेती के लिए 4,000 करोड़ रुपया, मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहित करने के लिए 500 करोड़ रुपया। कुल मिला के कृषि के क्षेत्र को मदद करने की दृष्टि से 1.5 लाख करोड़ रुपए का ये फंड प्रावधानित किया गया है और इस फंड का उपयोग तेजी के साथ हो रहा है। उसी क्रम में ड्रोन टेक्नोलॉजी है, ड्रोन पॉलिसी घोषित कर दी है। कृषि के क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग कैसे हो, किस सीमा तक हो, क्या पथ्य परहेज बरते जाएं, इसके लिए मंत्रालय ने भी अपना SOP जारी कर दिया है। इसका अधिकाधिक प्रयोग हो, अधिक से अधिक किसान जुड़े, रोजगार के अवसरों का सृजन हो, मानव स्वास्थ्य की रक्षा हो, पेस्टिसाइड, उर्वरक, बाकी सब चीजों की बचत हो सके। इस दृष्टि से कृषि मंत्रालय में ड्रोन को बढ़ावा देने के लिए योजना बनी है। पूरे देश के कृषि विश्वविद्यालय हों, कृषि विज्ञान केंद्र हों, कृषि से संबंधित संस्थान हों, राज्य सरकार के संस्थान हों, जो इसके प्रचार प्रसार प्रशिक्षण की दृष्टि से ड्रोन का उपयोग करना चाहते हैं, उनको भारत सरकार 100% ड्रोन के लिए सहायता देने के लिए तैयार है। इसी प्रकार से अनुसूचित जाति के भाई बहन हों, किसान हों, जनजाति के हों, लघु हों, सीमांत हों, महिला किसान हों, पूर्वोत्तर राज्यों के किसान हों, इन सब को 50% और अधिकतम 5 लाख रुपए तक की सहायता देने का निर्णय कृषि मंत्रालय ने किया है। कृषि स्नातक अगर इस क्षेत्र में आना चाहते हैं और इस दायित्व का निर्वाह करके अपनी आजीविका शुरू करना चाहते हैं, तो उनको भी 50% तक अनुदान देने का निर्णय सरकार ने किया है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, KBK, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के जितने संस्थान हैं, एक समय सीमा निर्धारित करके इस ड्रोन टेक्नोलॉजी का प्रचार प्रसार के लिए ड्रोन उनके पास पहुंच जाए। मुझे लगता है मैं इस अवसर पर इस सफल कार्यशाला के लिए आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो मुद्दे आप उठाएंगे उन मुद्दों पर विचार करके मंत्रालय निराकरण करने का सदप्रयत्न करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने जैसे कि इस सम्मेलन में देश भर से कई लोग जुड़े हैं इस कार्यशाला में, और जो कि ड्रोन टेक्नोलॉजी को समझने का प्रयास कर रहे हैं, और मंत्रालय भी 100% सहायता देने के लिए इस विषय में तैयार है। तो मुझे लगता है कि हमारे किसान जब नित्य नई तकनीक अपनाएंगे तो मुझे लगता है उनका उत्पादन भी बढ़ेगा और उस उत्पादन की पूरी दुनिया में मांग होगी। और आगे इस सम्मेलन में क्या चर्चाएं हुई और कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। और हमारे सरकार भी इस दिशा के अंदर लगातार प्रयास कर रही है कि नई तकनीकी नीचे तक पहुंचे, और ये प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का विजन है। एक सपना है कि नई टेक्नोलॉजी आम व्यक्ति किसान तक पहुंचे और हर क्षेत्र में पहुंचे। एग्रीकल्चर ही नहीं, हर सेक्टर के अंदर ये नई खेती है, जो नई टेक्नोलॉजी है वो पहुंचे। आने वाले कल में निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि कृषि के अंदर हम नई टेक्नोलॉजी के साथ में किसान को वो सारी सुविधा दे पाएंगे जो दूसरे देशों के अंदर हम देखा करते थे, वो हमारे गांव के किसानों को भी देखने को मिलेगी। चर्चा करते थे कि ड्रोन आएगा, ड्रोन से खेती होगी, सरकार की तरफ से भी प्रतिबंध था,
आजादी के अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं, 75 साल हुए। 75 साल तक ड्रोन सिर्फ देखने को मिलता था। ड्रोन को किसान को खेत में उड़ाने की या खेत में उपयोग करने की परमिशन नहीं थी। माननीय तोमर साहब के विशेष प्रयासों से आदरणीय मोदी जी के विजन को जिस तरह से आगे बढ़ाने का विषय था, और उन्होंने सबसे पहले इस ड्रोन का हिंदुस्तान में अगर प्रयोग किया गया तो जो हमारे यहाँ पर जब टीडी आई थी और टीडी जब वहां पर मंडराने लगी और एक भयावह रूप ले लिया, और वो जो लोकस्ट था पूरे हिंदुस्तान में आगे बढ़ रहा था, और ऐसे समय में जब हमारी जो पुरानी जो हमारी वो मशीनें थी उनका तो हम उपयोग कर ही रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो इस गति के साथ में आगे बढ़ रही थी कि उसको रोकना असंभव सा होने लगा। उस समय माननीय तोमर साहब ने विशेष आग्रह करके और इसकी टेक्नोलॉजी ड्रोन से किस तरह से छिड़काव और उसकी परमिशन ली, और पहली बार ड्रोन से छिड़काव करके और उस लोकस्ट को हिंदुस्तान के उस छोर तक जहां बंगाल, पश्चिमी बंगाल तक पहुंच जाता, ऐसा जिसको राजस्थान के मध्य में ही उसको रोक लिया गया। तो उसमें सबसे बड़ी उस समय भूमिका इस ड्रोन की भी थी, और उस समय आवश्यकता पड़ी तो तोमर साहब ने हेलीकॉप्टर का भी उपयोग लिया। हेलीकॉप्टर से भी छिड़काव करके और उस पेस्टिसाइड का छिड़काव किया और उस लोकस्ट को खत्म किया। तो इस तरह से नई तकनीकी के लिए मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में किसानों के लिए ये एक बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। और इसके लिए मैं युवा साथियों से कहना चाहता हूं, और सभी देश के किसान भी जुड़े हुए हैं हमारे इतनी योजना के माध्यम से, कि हम किस तरह से किसानों को सुविधा दें। अभी पहले जैसा कि सोमिता विश्वास जी ने भी पूरा बताया कि इसमें सब्सिडी का भी प्रावधान है। हमारे जो युवा साथी हैं उनके लिए 50% तक की सब्सिडी है, और इसी तरह से अगर एफपीओ के जो किसान हैं वो अगर डेमोन्स्ट्रेशन के लिए तो लेते हैं तो 75% की सब्सिडी है। वहीं हमारे जो आईसीआर है या हमारे एग्रीकल्चर के अन्य इंस्टीट्यूट हैं या हमारी यूनिवर्सिटीज है या कॉलेजेस हैं कृषि के या राज्य सरकार के, उनके लिए 100% सब्सिडी का प्रावधान है डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। अगर कोई किसान अगर उसका उपयोग लेता है तो 40% तक की सब्सिडी का प्रावधान इसके अंदर किया गया है। ये सभी इसीलिए किया गया कि इसको और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंदर भी इसको जोड़ा गया है, ताकि किसान इसका योजना का लाभ लेकर अपने गांव के अंदर, अपने खेत के अंदर इसका अधिक से अधिक उपयोग करके अपनी लागत को भी कम कर सकता है, और प्रेसिशन एग्रीकल्चर के माध्यम से वो एक तय भी कर सकता है कि कितना पेस्टिसाइड की आवश्यकता है, कितने उसको सीड की आवश्यकता है या कितना उसको खाद की आवश्यकता है। तो उसके लिए सेंसर सिस्टम से वो एक इमेजरी भी ले लेगा और उससे उसकी बचत भी होगी, और कितना पेस्टिसाइड या अन्य चीज की जो उसमें आवश्यकता उतनी ही मात्रा में वो जाएगा। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि किसान के लिए ये ड्रोन आने वाले समय के अंदर वरदानकारी साबित होंगे, और इसके लिए मैं यही कह सकता हूं कि आने वाले समय में हमारे सभी युवा साथी, हमारे सभी किसान और हमारी इंडस्ट्रीज के लोग मिलकर हम नई तकनीकी को, वो हमारे देश के अंदर ये शुरुआत होगी। तो मैं सोचता हूं कि कृषि के क्षेत्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि इनकम डबल करना और उससे भी आगे जाना, वो हम इस ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम निश्चित रूप से माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब के नेतृत्व में सफल होंगे। आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत ही शुभकामना देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, अभी आपने सुना केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी जी को, और बहुत सारी बातें आधुनिकता को लेकर की गई हैं कि किस तरह से आधुनिक योजनाएं जो हैं या आधुनिक तकनीक जो है वो खेती को, किसानी को काफी हद तक आगे ले जा सकती है। यहाँ तक कि उन्होंने ये कहा हर क्षेत्र में किसान जो है, किसान हो या कोई भी हो, तकनीक को अपना के आगे बढ़ सकता है। तो मैं तो ये कहना चाहती हूँ रजनीश, कि किसानों को मिलेगी जब सुविधाएं, तब दूर होगी तरक्की की सारी बाधाएं। क्या बात कही आरती आपने। और देखिए, निश्चित तौर से जैसे माननीय मंत्री जी ने कहा कि ड्रोन निश्चित तौर से हमारे कृषकों के लिए, कृषक भाइयों के लिए वरदान साबित होगा, और मुझे लगता है कि जैसे जैसे हम नई तकनीक को अपनाते जाएंगे, हमारी जो कृषि का जो वर्चस्व है पूरी दुनिया में बढ़ता जाएगा। तो आइए अब सुनते हैं ये संदेश। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित, और 60 वर्ष की आयु से 3000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं।
और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। साथ ही आप जुड़े हुए हैं कार्यक्रम किसान की बात के साथ, और आज बात हो रही ग्रीष्मकालीन जुताई की आवश्यकता और विधि के बारे में। हमारे साथ हैं डॉक्टर राज सिंह, जो सारी बातें बहुत ही डिटेल में विस्तार से बता रहे हैं ताकि आपको इसका पूरा लाभ मिले। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न और मेरे मन में आया, लेकिन एक कॉलर जुड़े हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। जी हेलो। हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना सर। मैं गांवड़ी भजनपुरी से मेघ सिंह बोल रहा हूँ जी। जी मेघ सिंह जी, बोलिए, पूछिए प्रश्न। हाँ, ये हमारे यहाँ जो अब तो नहीं, फिर बारिश के दिनों में दीमक बहुत हो जाती है खेत में जी। तो डॉक्टर साहब, यही प्रश्न हम भी लगभग आपसे करने वाले थे कि जो वर्षा आधारित खेती है वो अगर उसकी बात करें ग्रीष्मकालीन में, तो उसमें जुताई का जो महत्व होता है वो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। इन्होंने भी इसी से जुड़ा लगभग प्रश्न पूछा है जी। दीमक की बात भी की। जी हाँ, देखिए हमारे देश में जो कुल शुद्ध कृषि क्षेत्र है वो लगभग 140 मिलियन हेक्टेयर है, और जो सिंचित क्षेत्र है वो लगभग 68 मिलियन हेक्टेयर है। यानी कि लगभग 54% क्षेत्र में वर्षा आधारित खेती होती है, और इस वर्ष क्षेत्र में जो इनकी उत्पादकता है वह बहुत ही कम है, और कम होने का मुख्य कारण नमी है, क्योंकि जो वर्षा आधारित खेती है उसमें नमी की कमी होती है। इसलिए ग्रीष्मकालीन अगर हम जुताई करें, जो वर्षा के रूप में पानी मिलेगा, तो जुताई के द्वारा वह पानी खेत में संचित हो जाएगा और वह नमी अधिक दिनों तक चलेगी, जिससे कि जो हम खरीफ ऋतु में फसलें बोएंगे उनकी वृद्धि एवं बढ़वार के लिए उस नमी का सदुपयोग होगा। जैसा कि अभी किसान भाई ने पूछा कि दीमक बहुत लगती है, दीमक का जो ज्यादा प्रकोप होता है वो होता है जहां नमी की कमी होती है, जिसमें रेजिडू यानी कि जो फसल के जो उत्पाद हैं या छिलके हैं या रेजिडू है, जो भूसा है, वो ज्यादा होता है, वहां पर दीमक का प्रकोप होता है। इसलिए अगर किसान भाई ग्रीष्मकालीन जुताई करें तो उसमें जो रेजिडू ऊपर पड़ा हुआ है, जो फसल का अवशेष ऊपर पड़ा हुआ है, वो जुताई से मिट्टी में मिल जाएगा, उसमें नमी अधिक संचित होगी और उसमें दीमक का प्रकोप भी कम होगा। अगर इसके बाद भी दीमक का प्रकोप ज्यादा है तो किसान भाई फसल की बुआई से पहले या फसल की बुआई जब करें, उसमें सिंचाई के साथ लगभग 2 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से क्लोरोपाइरीफॉस नामक कीटनाशी का प्रयोग कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक प्रश्न और है मन में कि ये नीमोटोड्स एक बीमारी है, तो इसका समाधान हमने सुना है लगभग नहीं होता है, तो क्या कुछ समाधान? हाँ, जो आपने नेमाटोड्स के बारे में बोला और हम जो जिक्र कर रहे हैं ग्रीष्मकालीन जुताई का, अगर हम ग्रीष्मकालीन जुताई करें और जो मिट्टी है वो खुल जाए और धूप के संपर्क में आए, तो धूप के संपर्क में आने से जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो जमीन में केवल नेमाटोड्स नहीं, जो बीमारी और दूसरे कीड़े होते हैं उनको एक तो ये फायदा होता है कि जो बर्ड्स हैं, जो चिड़ियाएं हैं, उनको काफी को खाकर उनको नष्ट कर देती हैं। दूसरे, अधिक धूप के जब संपर्क में आते हैं तो वो या तो मर जाते हैं या निष्क्रिय हो जाते हैं। इसलिए ग्रीष्मकालीन जुताई का बहुत ही महत्व है। किसान भाइयों को जहां तक संभव हो सके, जो खाली जमीन पड़ी है, और यह जुताई मई के महीने में प्रथम जुताई कर सकते हैं, इसके बाद जून के प्रथम पखवाड़े में दूसरी जुताई करनी चाहिए। जी, जो रबी की फसल की कटाई है उसके कुछ ही समय बाद तुरंत ही अभी ज्यादातर किसान भाइयों की रबी की फसल की कटाई हो चुकी है, तो अब चाहिए कि किसान भाई पहली जो जुताई है ग्रीष्मकालीन उसको कर दें। जी, ग्रीष्मकालीन की बात चल रही है और गर्मी वाकई बहुत तेज हो रही है, तो बता दें आपको कि उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी और गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। तो मौसम का हाल भी हमने छोटा सा एक बता दिया। डॉक्टर साहब, उम्मीद है आपने बहुत सारी बातें आपने बताई है, तो आपका स्टूडियो में आने के लिए, बातें बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप। और रजनीश, फिलहाल वक्त हो चला है कि हम अपने कार्यक्रम से विदा लें। आज के इस कार्यक्रम से तो फिलहाल के लिए मैं आरती और मैं रजीश आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी, लक्ष्य हम